on FSSAI recent advisory which has come in March 2026, and what would be its effect. मैं डॉक्टर पी के श्रीवास्तव, एक्स एनडीडीबी ऑफिसर, डेयरी बिजनेस गुरु, मैसेज डेयरी कंसल्टेंसी इंडिया बेंगलोर, ये वीडियो इसलिए लेके आया हूं कि मार्च के महीने में एफएसएसएआई ने एक एडवाइजरी जारी किया है 11 मार्च को 2026 को। वो क्या है और उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, कितनों के ऊपर होंगे, कैसे होगा, उसकी बात करने के लिए ये वीडियो मैं स्टार्ट किया हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एफएसएसएआई रिसेंट एडवाइजरी एंड इट्स इफेक्ट, ये वीडियो को हिंदी में भी हमने लिखा है। हिंदी में भी कोशिश कर रहे हैं कि इस वीडियो को हम प्रस्तुत करें। हिंदी और इंग्लिश के मिक्स भाषाओं में हम प्रस्तुत करते हैं। I know my audience, and based on that I try to present my all the videos mostly now in dual language, English and Hindi, so that हर एक आदमी की समझ में आए। और इसमें चूंकि सारे लोग इफेक्टेड हैं, सारे दूध उत्पादक जो दूध बेच रहे हैं, केवल उनको छोड़ करके इसकी चर्चा बताएंगे कि किसको छोड़ करके दूध उत्पादक जो दूध बेच रहे हैं, जो कारोबारी हैं, जो कंपनी वाले हैं, जो छोटा मोटा कारोबार करते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जो खटाल वाले हैं, इन सारे लोगों के ऊपर ये एडवाइजरी लागू होती है। और इस एडवाइजरी का इफेक्ट कैसे आता है, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। आई एम गोइंग टू डिस्कस द होल लॉट ऑफ पीपल, दोज हु आर आइदर milk producers selling the milk, or the middle mid-level business people, those who are selling the milk. Either they are collecting the milk and selling the milk, or they are producing and selling the milk. All those things will be covered in this video. This video is part 1, and a part 2 will also come, right? So let's go with the part 1 first. Okay, what I have given this kind of stamping everywhere that this video, ये वीडियो दूध बेचने वाले सभी कारोबारियों और दूध उत्पादकों के लिए है। तो आप इस पर ध्यान से देखें कि क्या क्या चीजें सामने आई हैं, जो अभी रिसेंटली मार्च में एक एडवाइजरी जारी किया गया है एफएसएसएआई के द्वारा। ये हमारा दूसरा स्लाइड होता है, और ये स्लाइड इसलिए होता है कि डेयरी बिजनेस यदि करना चाहते हैं तो आपके पास जमीन होनी चाहिए और धन होना चाहिए खर्चा करने के लिए। इफ यू वांट टू गो टू द डेयरी बिजनेस and want to earn a benefit and profit out of it, then you should have land, your own land, maybe on the lease land, but sufficient land, and it should be agri land, and it should be growing, I mean fertile land, not the barren land. And then you should have the money fund to invest into the business. And then only if you are having all these 8 things, then you can earn, definitely you will earn a profit into the dairy business. Those who are doing the dairy business, जो लोग डेयरी बिजनेस करते हैं, जिनके पास इनमें से एक भी चीज़ की स्थिति नहीं होती है, जो नहीं कर पाते हैं, आप समझ के चलिए कि उनको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं होने की संभावना है। ये हमारा एक वीडियो, एक स्लाइड हमने ऐड किया है। दूध में मिलावट करना एक जुर्म है, और कुछ इन्हीं बातों को लेकर के एफएसएसएआई ने एक ये ऐसा एडवाइजरी जारी किया है जो कि एक एनसर्कलिंग है। मतलब समझ लीजिए कि ये सबको घेर करके रखता है, और सभी लोग इसमें शामिल हो गए हैं जो भी दूध या तो पैदा करके बेचते हैं या इकट्ठा करके बेचते हैं, किसानों से खरीद करके इकट्ठा करते हैं और प्रोसेस करके बेचते हैं, या केवल ठंडा करके बेचते हैं, या बिना ठंडा के कैसे भी यदि बिक्री कर रहे हैं, यदि वो कंज्यूमर तक जा रहे हैं, तो वो सारे लोग के लिए ये वाला स्लाइड हमने डाला हुआ है
कि दूध में मिलावट करना एक जुर्म है, और ये सत्य है, सब हम सभी लोग जानते हैं। पशु के थन से निकाले गए दूध में कुछ भी न मिलाएं। ये हमारा अनुरोध है। ये हम कोई डायरेक्टिव नहीं जारी कर रहे हैं। हम अपनी ओर से अपने, चूंकि मैं डेयरी में पिछले 44 सालों से काम कर रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि दूध कितना पवित्र है, दूध कितना आवश्यक है बच्चे और बूढ़ों के लिए, खास तौर से उन महिलाओं के लिए जो आगे चल के गर्भवती होना चाहती हैं, हो रही हैं। क्योंकि इसके बिना जो प्रोटीन की पूर्ति है वो आपके खाद्य पदार्थों में कहीं और से नहीं हो सकती है। सबसे आसान होता है दूध से अपने खाद्य खाद्य पदार्थ को पौष्टिक बनाना। इट्स वेरी इजी टू मेक योर मील a nutritional meal if you are adding milk, sufficient amount of milk into the meal, especially for the children, especially for old people, and all the ladies, those who are into the milking stage, those who are going to have the babies, or those who are carrying the babies, or those who are delivering the babies. All these for persons essentially should consume the milk for their nutritional diet, as a supplement to the nutritional diet, right, and natural supplement to the nutritional diet. उसके लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि पशु के थन से निकाले गए दूध में कुछ भी न मिलाएं। दूध दूहने के बाद उसमें कभी पानी न मिलाएं। एक प्रथा है हमारे यहाँ भारतवर्ष में, एक प्रथा है कि जैसे ही दूध दूह करके पूरा करते हैं, उसमें उस दूध को जब बकेट से दूसरे बर्तन में डालते हैं तो बकेट को पानी से धो करके उसमें मिला लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। उसको बेचने वाले दूध में न मिलाएं, उसको अपने खाने वाले दूध में आप मिला सकते हैं, क्योंकि बहुत देर तक नहीं रहेगा। क्योंकि पानी के साथ जो बैक्टीरिया उसके साथ जा रहा है वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा। वो तुरंत आप कंज्यूम कर जाएंगे तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर आप उसको दूध में मिलावट करते हैं तो उससे वो बैक्टीरिया ग्रो करेगा और उसी दूध को कुछ घंटों के बाद नुकसान पहुंचा सकता है। दूध दोहने के पहले हाथ, थन और बर्तन बाल्टी धो ले, ये बहुत आवश्यक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन द अडर बकेट और हैंड बिफोर द मिल्किंग। अनलेस यू आर following the personal hygiene, you are not going to do justice with the milk. You are selling the milk, but it is not a hygienic milk. If you go to the fourth one, दूध में यूरिया, नमक, H2O2, माल्टोज, स्टार्च आदि न मिलाएं। इससे दूध अखाद्य बनता है। दूध एक स्वस्थ भोज्य पदार्थ है, उसे जहर बनाकर न बेचें। लाभ कमाना उचित है परंतु किसी को धोखा देकर नहीं। ये हमारा अनुरोध है आपसे, ऐसा न करें। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस वीडियो को वो लोग देखने जा रहे हैं जो लोग दूध बेचने का या दूध के कारोबारी हैं या दूध इकट्ठा करते हैं और कंज्यूमर को डायरेक्ट बेचते हैं या पैकिंग करके बेचते हो, ठंडा करके बेचते हो या चिल करके या बिना ऐसे डायरेक्टली बेचते हो। उन सभी लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि दूध में मिलावट करना एक जुर्म है। कृपया ये ना करें। प्रकृति ने दूध को अमृत खाद्य बनाया है, उसे अखाद्य ना बनाए। खैर, कुछ इन्हीं चीजों को लेकर के एफएसएसएआई ने ये कड़ी नजर रखते हुए ये एडवाइजरी जारी किया है। बेस्ड ऑन दीज अंडरस्टैंडिंग दैट देयर आर lot many adulterated milk has been detected in the country, throughout the country, in most of the states. Regularly monitoring done by the FSSAI, they have found out that the adulteration in milk is very common in India. So to curb it, they have come with this advisory. Let's go to the next slide. Next slide, I always discuss what is the business in milk and what is the livelihood. It's an old slide. We continue giving it just for understanding. If you are keeping one or two animal, you are actually not doing the milk business. You are a poorer and you are getting your money back as per the milk you are pouring to a cooperative or a private organization.
Let's come to this. This is what the thing we have taken from the Z News. It was, on 12th, 2026, it was published in G News, while the advisory was given by FSSAI on 11th of March, 12th of March. Most of the papers, most of the magazines, most of the news channels have broadcasted that FSSAI advisory or milk seller must obtain a food safety license before business operation, before starting a business operation, or if they are continuing, before now continuing the business operation. They are very strict on that. Let's go and see the source we have given. It's a G News, right? GBs. FSSAI रिसेंट एडवाइजरी एंड इफेक्ट, एफएसएसआई के एडवाइजरी मार्च 26 में क्या निकला हुआ है, ये हमने गजट से लिया हुआ है. The Food Safety and Standard Authority of India has issued an advisory asking the milk producers and milk vendors to obtain a mandatory registration. आप ध्यान दें कि ये मैंडेटरी है, ये नहीं कि आप ले सकते हैं नहीं ले सकते, नहीं नहीं, आपको लेना ही है लाइसेंस बिफोर स्टार्टिंग और कंटिन्यूइंग. आप भले पहले से व्यापार कर रहे हैं, अगर उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे दूध के व्यापारी भाई सबसे पहले मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराएं. यदि नहीं कराते हैं तो आप लेंस पर हैं. धीरे धीरे देखिए, जब भी कोई रूल बनता है, जब भी कोई लॉ बनता है, मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, जब भी कोई लॉ देश में बनता है तो वो यूं ही नहीं बनता है. उसके प्रियम्बल होते हैं, उसके मतलब होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बाद में उसके रूल्स बनते हैं. तो कोई भी एक्ट जब बनता है तो या लॉ बनता है तो उसका क्रियान्वयन होता है. अब आप यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि ये लॉ जो एफएसएसएआई जो बना था, एफएसएसएआई के लिए जो अथॉरिटी के लिए जो लॉ बना था वो 2006 में बना था, और सारे जद्दोजहद करते हुए और उसके रूल वगैरह बनाते बनाते ये 2011 से लागू हुआ. अगर ये हिस्ट्री है तो इसका मतलब ये जान लीजिए कि कोई लॉ बना है तो वो धीरे धीरे अपना रूप दिखाएगा, और यही हो रहा है. इन लोगों ने बहुत दिनों तक, एफएसएसएआई ने मार्क किया कि देश में एडल्ट्रेशन की तो इंतहा है. पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना तो बहुत दूर की बात है, मिल्क बेचने के लिए जो हाइजीन की जरूरत है वो भी नहीं किया जा रहा है. तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए चिल करके दूध बेचना या प्रोसेस करके दूध बेचना जो आवश्यक है, जहाँ की बैक्टीरिया उसको रोका जा सके ग्रो करने के लिए मिल्क में, उन चीज़ों को न करते हुए धड़ल्ले से दूध बिक रहा है पूरे देश में. इसी बैकग्राउंड को लेते हुए ये एडवाइजरी जारी की गई है, और ये मैंने एडवाइजरी इसलिए लिया है, वर्बेटम लिया है, अक्षरशः लिया है, ताकि आप जान लें कि ये मैंडेटरी है, और उनके लिए जो स्टार्ट करने जा रहे हैं और उनके लिए जो कर रहे हैं वो उनको भी लेना है, यानी सभी लोगों को लेना है, चाहे वो वेंडर हों, मिल्क प्रोड्यूसर्स हों, जो मेंबर डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर नहीं हैं. और आप जानते हैं कि इस देश में जो दूध का विधायन किया जा रहा है, आई एम टॉकिंग ऑफ ओनली द प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क, द प्रोसेस्ड मिल्क is generally about 50 to 53% of the total milk produced. Out of that, the cooperative and private dairy institutions share roughly 50-50%. Means here the law says, जो एडवाइजरी है वो क्या कहता है कि जो कोऑपरेटिव, डेयरी कोऑपरेटिव के जो मेंबर हैं उनको छोड़कर जो अन्य डेयरी के मेंबर हैं और दूध बेच रहे हैं उनको भी एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है. ये पॉइंट यहां पर आ रहा है, और यहां पर ये क्लियर होना चाहिए कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको यहां कवर नहीं किया गया है. वो ये चाहते हैं, एफएसएसएआई ये चाहता है कि उनका भी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो,
ताकि इसकी मॉनिटरिंग आसानी से की जा सके। The rule applies to all milk producers and vendors who are not member of the dairy cooperative societies. Individuals running milk related businesses need to complete FSSAI registration for further business activities. वो कर नहीं सकते, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराएं। लेट्स गो टू द व्हाट वर्बेटम। मैंने कोशिश किया है कि चीज़ों को ये बताएं कि प्रभावित कौन है। अभी बताएं, मैंने बताया कि जो दूध कोऑपरेटिव को बेच रहे हैं और वो मेंबर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कोऑपरेटिव में दूध बेचते हैं और वो मेंबर नहीं हैं, या अगर उनके पास 5 लीटर दूध है तो 3 लीटर कोऑपरेटिव में देते हैं, 2 लीटर प्राइवेट में देते हैं, या 1 लीटर कोऑपरेटिव में देते हैं। ये देश की कहानी बता रहा हूँ। 1 लीटर कोऑपरेटिव में देते हैं और 4 लीटर प्राइवेट को देते हैं। तो ये नहीं चलेगा। आप पूरा दूध, यहाँ पर ये लिखता है कंप्लीट, पूरा दूध आप कोऑपरेटिव को यदि नहीं बेचते हैं तो आपको भी रजिस्ट्रेशन कराना है। कोई व्यक्ति दूधिया अपनी या अन्य के गाय भैंसों का दूध बेचता है, या अपनी गाय का बेचता है या खरीद करके बेचता है, उस सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, मैं तो ये कह रहा हूँ बाकी सब कंपनियां तो पहले से कवर्ड हैं इस रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो एग्रीगेटर्स हैं, वो सारे इस एम्बिट के बाहर थे, जिनको अब इसमें कवर किया गया है। उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना है। जो दूधिया मोटरसाइकिल पर दूध बेचता है उनको भी कराना है। अब देखते हैं दोज हु डू नॉट फॉलो द प्रॉपर चिलिंग, इन लोगों को भी कराना है। वो कहते हैं कि नहीं साहब हम चिलिंग तो कर लेते हैं, ठंडा करके दूध बेचते हैं, बर्फ में डाल देते हैं साहब, ये नहीं चलेगा। आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसके पास मॉनिटरिंग होगी कि क्या आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, क्या मिलावट कर रहे हैं, क्या आप चिलिंग करके दूध बेच रहे हैं, प्रोसेस करके दूध बेच रहे हैं, क्या प्रोसेसिंग मशीन ठीक चल रहा है, यहां तक करना है। तो ध्यान रखें कि सभी लोग प्रभावित हैं। बहुत लार्ज स्केल पे इसमें दूध के व्यवसायी प्रभावित हैं, कोई छूटा नहीं है। तो कृपया इस पे ध्यान रखें। वाई दिस रूल, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? खुले बाजार में बिना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के मिलावटी दूध का व्यापार खाद्य सुरक्षा नियम का उल्लंघन है, ऐसा एफएसएसएआई का कहना है, तथा इससे जनजीवन के स्वास्थ्य का को खतरा रहता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये एडवाइजरी जारी किया कि रजिस्ट्रेशन करें, हम मॉनिटरिंग करेंगे और आपको ये चीजें लेना पड़ेगा। खुले बाजार में अगर आप कर रहे हैं तो मिलावट नहीं कर सकते, आप हाइजीन मेंटेन करेंगे और तभी आप बेच सकते हैं। इसी तरह बेटर मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन, कह रहे हैं कि जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लाइसेंस हो जाएगा, तब हम इसकी मॉनिटरिंग अच्छे से कर पाएंगे। अभी तो हमें पता ही नहीं कौन बेच के चला जाता है कहाँ से। देयर आर नो रिकॉर्ड्स। यूं ही आया साइकिल पर बुड़बुड़ बुड़बुड़ करके वो बेच के चला गया, और सुबह 5 बजे का दूध वो दिन भर बेचता है। क्यों? उसमें उसने मिलावट कर दिया है, वो दूध खराब ही नहीं होगा। तो इस तरह से करने की, इन चीज़ों को रोकने के लिए ये आया हुआ है। दूध चिलिंग और हाइजीनिक की जांच, जिससे उनकी गुणवत्ता बनी रहे, जो पब्लिक के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तो ये चीज़ों को इन रूल में, वाई दिस रूल की बात कर रहा हूं मैं, क्यों किया गया? जांच एजेंसियां, स्टेट डायरेक्टर को सजग किया गया है कि आप रजिस्ट्रेशन के अभियान चलाएंगे। आप अभियान चला करके, जिसमें अनगिनत लोग इस व्यापार में लगे हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग के बीच में लाना पड़ेगा। तो ये कहानी, मल्टीपल इंसिडेंट्स पाए गए कि मिलावट इतने ज़्यादा देश में है कि उसकी वजह से ये एडवाइजरी जारी की गई है। आगे चलते हैं। मेरे वीडियो जनरली 20-30 मिनट के होते हैं, लेकिन प्योरली फैक्ट की बात की जाती है। इस बात का ध्यान रखें कि हम कोशिश करते हैं कि हर एक चीज़ का सोर्स दें, कहाँ से आया, कहाँ से हमने लिया है। अगर आप स्लाइड को ठीक से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये कहाँ से लिया गया है, उसका सबका सोर्स दिया हुआ है। इवन फोटोग्राफ का भी हम सोर्स देते हैं कि ये कहाँ से आया है। ये सीएनबीसी ने छापा था और वो हमने डाला हुआ है कि दूध किस तरह से जा रहा है, किस कंडीशन में जा रहा है, मक्खी बैठी हुई। तो आपको पूरा देखना है कि भाई हम दूध को दूध की तरह, दूध को इस तरह से नहीं जैसे कि शहरों में दूधिया बेच करके मोटरसाइकिल वाले या साइकिल वाले बेच के चले जाते हैं और आप समझते हैं कि हमने उबाल लिया। यहाँ पर कंज्यूमर की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे सेलर की बात हो रही है,
जो बेच रहा है उसको इसको एम्बिट में लिया गया है. The seller has been put into the ambit, not the consumer. So this is more important. रेगुलर इन्फोर्समेंट मेजरमेंट के लिए क्या किया गया है? उल्लंघन का स्पेशल चेक इन होगा. लगातार इन्फोर्समेंट चलता रहेगा ये कार्यक्रम. सभी स्टेट और सभी यूनियन टेरिटरी को सबको ये अनिवार्यतः लागू किया गया है, करना ही है. सभी स्टेट डायरेक्टर को बताया गया कि अभियान चलाएं. एफएसएससीआई सेफ दूध सप्लाई की आशा करता है और ये चाहता है कि मिल्क सेफ हो, मिल्क प्रोडक्ट सेफ हो, कंज्यूमर तक जब पहुंचे तो वो सेफ हो, उसके अंदर कोई फूड सेफ्टी हैजार्ड ना हो, इस बात की बात कर रहा है. अब हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन ड्राइव कैसे चलेगा. स्पेशल रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग कैंपेन चलाया जाएगा. एडवाइजरी को जो नहीं मान रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी. अच्छा, स्लैब भी बढ़ा दिया गया. आप देखिए बहुत अच्छी बात हुई है, जो हमारे अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि स्लैब जो है 1 अप्रैल से जो लागू हुआ है, 1 अप्रैल 26 से जो लागू हुआ है, वो बेसिक कैटेगरी को बढ़ा दिया गया है अप टू 1.5 करोड़ तक. यानी इसके नीचे जितने लोग हैं वो बेसिक कैटेगरी रजिस्ट्रेशन में आते हैं. और बेसिक कैटेगरी रजिस्ट्रेशन का चार्जेस कितना है? मात्र 100 रुपया. कौन कौन लोग आते हैं? स्मॉल वेंडर्स, होम किचन, पेटी रिटेलर्स, ये सारे लोग इसमें कवर हो जाते हैं मात्र रजिस्ट्रेशन 100 रुपया दे करके. अब दूसरी बात करते हैं स्टेट लाइसेंस की, जो 1.5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक के एम्बिट में आते हैं. ये बिजनेस का साइज है. उन लोगों को 2,000 से 5,000 रुपए केवल फीस देना है और उनका लाइसेंस जो है स्टेट लाइसेंस बन जाएगा. स्टेट लाइसेंस क्या होता है? जो राज्य द्वारा दिया जाता है. ओके. अब आप जाते हैं सेंट्रल लाइसेंस में. सेंट्रल लाइसेंस क्या होता है? लार्ज मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, मल्टी स्टेट, जो कई स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं लोग, ये सारे लोग आते हैं. इनको भी कुछ नहीं, 7,500 रुपये दे करके अपनी लाइसेंस ले सकते हैं और वो सेंट्रल लाइसेंस होगा जिसमें कि वो कहीं भी व्यापार कर सकते हैं. तो ये स्लैब जो है मेनली नीचे वाला स्लैब बढ़ा दिया गया है. ये अब 1.5 करोड़ है. 1.5 करोड़ तक के नीचे के कार्य करने वाले सारे लोग बेसिक रजिस्ट्रेशन में आएंगे, जिसे कि लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन कैंपेन चला करके इन लोगों को एम्बिट में लिया जाएगा. ये सारे सेलर्स हैं. आगे देखते हैं क्या है कि परपेचुअल की बात हो रही है. कह रहे हैं हर साल नहीं कराना पड़ेगा. हम ऐसी व्यवस्था किए हैं टाइमलाइन मॉडल, परपेचुअल टाइमलाइन. आप करा लीजिए, लाइफ टाइम के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो उसके फीस अलग हैं, वो जाकर के आप साइट पे देखें. उसको अभी तक साइट पे डाला नहीं गया है, डालेंगे. हो सकता है इस महीने डाल दिया गया हो, मार्च तक नहीं डाला गया था. रिवाइज टर्नओवर लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, वो मैंने बता दिया आपको. ड्राफ्ट पैकेजिंग अमेंडमेंट भी किया गया है कि अगर आप करते हैं तो एफएसएसआई द्वारा. एक और बात यहां पर हम बताना चाहेंगे, पैकेजिंग को भी उन्होंने बताया है, जिसको कि एक है कि माई परफेक्ट पैक करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इसको पिक्टोरियल बना के डाला ताकि सभी लोग समझ पाए. उसको मैंने यहाँ पिक्चर उनके सोर्स को देते हुए यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं. बट बड़ी बात यहाँ लिखता है एफएसएसआई कहता है कि पूर्व में इस नंबर के द्वारा 16 दिसंबर 25 के माध्यम से दूध एवं दूध उत्पाद के लिए नियमित रूप से विशेष प्रवर्तन अभियान चलाने के संबंध में निर्देश जारी किए जा चुके हैं. ये बात कर रहा है दिसंबर 25 को. तथा इस संबंध में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्रत्येक पखवाड़े अर्थात प्रत्येक माह के 15 एवं 30 अथवा 31 तारीख तक बिना किसी चूक के प्राधिकरण से साझा की जानी है. अब ये जितने स्टेट डायरेक्टर्स हैं, जितने इसके फंक्शनरी हैं, ये कहाँ से सोर्स लिया हुआ है? fsci.gov.in नोटिफिकेशन से लिया हुआ. आप इसको जब देखेंगे तो ये कहता है कि हमने दिसंबर में ही आगाह कर दिया था और अब एडवाइजरी लेके आए हैं मार्च में, और हमको 15-15 दिन का रिपोर्ट मिलेगा पूरे कंट्री से. तो अब भाई साहब, आप इतना आसानी से कोई भी दूध आप कंज्यूमर को नहीं बेच सकते हैं. अब आप एम्बिट मतलब लेंस पर हैं, आप कभी भी धरे जा सकते हैं, पकड़े जा सकते हैं. तो उसका एक ही उपाय है कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं, और उसके लिए कैंपेन चलाना शुरू हो गया है पूरे देश में, और ये इसमें आप भागीदारी बने.
यहाँ पे जब देखते हैं तो ये जो कंपनी की हम बात कर रहे थे कि मेरा पैक कैसा होना चाहिए, वो उन चीज़ों को डिटेल कर रहे हैं। इसको मैं आगे इसलिए लूँगा, सेकंड वाले में फिर से लूँगा मैं इसको, ताकि ये डिटेल में मैं समझा सकूं कि पैकिंग रूल में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। ठीक है ना। अब देखिए, पैकिंग में न्यू टर्नओवर लिमिट जो है चेंज किया गया है। देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अप टू 1.5 करोड़ कर दिया गया, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। स्टेट लाइसेंस के लिए 1.5 करोड़ से 50 करोड़ तक कर दिया गया है। सेंट्रल लाइसेंस के लिए 50 एंड अबव। तो इन्होंने ये तीन कैटेगरी रखी है, और इसी तीन कैटेगरी में पूरे देश के सारे मिल्क सेलर्स को बांध दिया है। हाँ, रिलीफ क्या क्या दिया है वो सब चीज़ें थोड़ा सा इसको हम डिटेल में लेंगे, वरना वीडियो बड़ा हो जाएगा और आप लोग ज़्यादा लंबा वीडियो देखने के आदी नहीं है। मैं आपको समझता हूँ और आपकी कठिनाइयों को समझता हूँ, इसलिए इसको मैं सेकंड वाले पार्ट में दोबारा लूँगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल, इवन आकाशवाणी ने भी इसको पब्लिश किया। ये 12 मार्च का आकाशवाणी का है, उन्होंने भी दिखाया कि साहब ये एक मैंडेटरी हुआ है, और काफ़ी 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 इस पे जोर दिया जा रहा है। और जो लोग यूं ही बिना किसी मुंह उठा करके दूध बेच देते थे, वो दूध की जिम्मेदारी उसकी है जिसने खरीदा, वो अपना उबाले पिए, बीमार पड़े जो भी हो। यहाँ कोई लेन देन तो है नहीं कि भाई हम बीमार पड़ गए आप पैसा दीजिए, आपके ऊपर केस कर दें, ऐसा तो कुछ होता नहीं भारत में। तो उसको रोकने का एक ही उपाय है कि हम उनको रोकें जो लोग दूध बेच रहे हैं। और जरूरी नहीं कि करोड़ों लोग दूध बेच करके और अपना जीविका जो चला रहे हैं, यदि वो दूध को दूध नहीं रहने दे रहे हैं, if they are not able to maintain the hygiene of the milk as a food quality, तो उनको बेचने का अधिकार मेरे विचार से, ये मेरा अपना विचार है, मैं कोई डायरेक्टिव नहीं दे सकता हूं, मेरे विचार से उनको बेचने का अधिकार नहीं है। कि दूध को जो एक उच्च खाद्य पदार्थ है, ही इज कन्वर्टिंग इनटू अखाद्य, वो एक अखाद्य में बदल रहे हैं, वो जरूरी नहीं है करना। क्योंकि दूध इफेक्ट करता है बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को और पढ़ने वाले बच्चों को। तो कृपया ध्यान दें। और इसलिए मेरा ये अनुरोध सेकंड स्लाइड में मैंने किया था कि कृपया, और कुछ आप नहीं कर सकते, ठीक है, आप पर्सनल हाइजीन आपने सीखा ही नहीं है। थन धोना बड़ी बात है आपके लिए, हाथ बाल्टी धोना बड़ी बात है आपके लिए, नहीं कर रहे हैं। कम से कम मिलावट तो ना करें, इतना तो ना करें, जहर तो ना मिलाएं। तो इस पे हम चर्चा बाद में देखेंगे, फाइनल वर्क क्या है, क्यों इसमें इसमें ऐसा किया गया है, तो कहाँ आराम दिया गया है, वो भी चर्चा हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। अब आप देखेंगे कि कठिनाई कहाँ दिखाई देती है। हमारे वीडियो जनरली सत्य पर आधारित होते हैं, सत्य में आंकड़े होते हैं। आप जानते हैं कि मैथ का किताब पढ़ने के बाद इंसान को नींद आने लगती है, ठीक है ना। ऐसे ही है, सत्य वीडियो अक्सर नीरस होता है, उसमें चटपटी बातें नहीं होती हैं। झूठ अक्सर अच्छा लगता है। ये सोशल मीडिया भरा पड़ा है, जहां आज का युवा अक्सर फंसा रहता है। आंकड़ों पर बात करता हुआ वीडियो उबाऊ लगने लगता है कि ये तो पढ़ाने लगे। भाई हम पढ़ा नहीं रहे, हम अनुरोध करते हैं कि ऐसा ना करें। ऐसा करने से आप देश का नुकसान कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। आखिर आज एफएसएसएआई जागा, और जिन चीज़ों के लिए हम लोग बहुत दिनों से चिंता कर रहे थे, उसके ऊपर अब ये डायरेक्टिव आया है, और ये एडवाइजरी आपको मानना होगा। अब आप इससे बाहर निकल नहीं पाएंगे, आपको कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन में रहना पड़ेगा। अब तक डेयरी पशुपालन केवल अपने पास के डेयरी किसान और देखकर उनके पूर्वजों द्वारा अपनाए गए के आधार पर ही किया जा रहा है, जिसका विस्तार दिखता है। अधिकतर डेयरी किसान उसी में अपनी भलाई समझता है। कारण और भी बहुत हो सकते हैं, शायद पैसा लगाने में असमर्थता के कारण नई सीख समझ में कम आती हो, कम अपनाई जाती है। जब हम ये लिखते हैं कि डेयरी व्यवसाय जो है वो बड़े किसानों का व्यवसाय है, तो कई लोगों को लगता होगा कि भाई हमारे पास तो इतना ज़्यादा ज़मीन नहीं है, तो हम व्यवसायी नहीं बन सकते। नहीं, आप बन सकते हैं, लेकिन आप में कम से कम ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ज़मीन और धन। ये दो चीज़ें अगर नहीं हैं आपके पास, डेयरी फार्म तो नहीं चला सकते, लेकिन बाकी और तमाम व्यवसाय डेयरी के आप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। लोन लेके कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं।
फार्म चलाने के लिए जमीन होना बहुत जरूरी है, उपजाऊ जमीन होना बहुत जरूरी है। इसके लिए ये हम अनुरोध करते हैं। अपनी अपनी या लीज की जमीन पर चारा उगाकर डेयरी व्यवसाय करने की क्षमता कम ही किसानों में पाई जाती है, नहीं है। जमीन जो है आ, जैसे जैसे जनरेशन, अगले जनरेशन में, दूसरे जनरेशन, तीसरे, चौथे, पांचवें पीढ़ी तक जाते जाते जमीन घट करके छोटी हो जाती है या बिक जाती है। तो जमीन अपने पहले कैश क्रॉप उगाने के लिए, अन्न उगाने के लिए रखेगा किसान, उसके बाद ही जाकर के डेयरी के लिए रखेगा। तो फार्म के लिए मैं मना करता हूँ, वो नहीं हो सकता है। लेकिन बाकी जो डेयरी के व्यापार हैं वो तो आप कर ही सकते हैं। एग्रीगेटर हैं, तमाम लोग कर रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो कर रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। आप भी कर सकते हो। आप भी अच्छा दूध बेच करके, अच्छा दूध इकट्ठा करके, उसमें बिना मिलावट किए हुए अच्छा दूध को जल्दी से जल्दी किस कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। उसको 4 डिग्री के नीचे रख करके पहुंचा सकते हैं और वो लाभकारी भी होगा, शुद्ध भी होगा और पीने में भी, खाने में भी अच्छा रहेगा। आप कर सकते हैं। हाइजीन का अल्प ज्ञान अक्सर डेयरी में नुकसान का कारण बनता है। यही कारण बनता है दूध खराब होने का, जिसका किसान को पता नहीं चलता। अच्छी बात यह है कि नौजवान डेयरी व्यवसाय की ओर अग्रसर तो होते हैं, परंतु उनके अभिभावक रेगुलर नौकरी, भले ही वो कितनी भी छोटी क्यों न हो, के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हें बताते हैं कि डेयरी व्यवसाय लाभकारी नहीं है। ये गलत है। करने की शुरुआत ही नहीं करने देते। कहते क्या करोगे इसमें, हम तो बहुत दिनों से कर रहे। अरे भाई, आप तो गलत कर रहे थे। डेयरी व्यवसाय वैसे नहीं होता है जैसा आप कर रहे थे। पेड़ के नीचे जानवर बांध दिया, डेयरी का व्यवसाय करने लगे। कई बार नौजवान डेयरी व्यवसाय को ठीक से समझ पाने में असमर्थ होते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से वीडियो में आप देखते तो हो, लेकिन जब लंबा हो जाता है तो आपको लगता है कि ये चर्चा कुछ सीख की तरफ जा रही है। आजकल कोई सीख सुनना नहीं चाहता है, इसलिए तो माफ़ करिए, मैं आपका समय नहीं लूँगा। लेकिन अगला वीडियो हमारा बहुत सारा एफएसएसएआई का डिटेल लेके आएगा। कैसे हम अप्लाई करें, अब ये समस्या तो आ गई, इस समस्या को कैसे हम इजीली, बिलीव मी, एफएसएसएआई हैज डन ए वंडरफुल जॉब। You need not to run here and there, left and right. Everything is available online. Everything is made digital for registration. It is a matter of few minutes. You can do the registration. आप रजिस्ट्रेशन कुछ मिनटों में कर सकते हैं। हर चीज़ ऑनलाइन है। एफएसएससीआई को बधाई देते हुए मैं इस वीडियो को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप नहीं कर पाते हैं रजिस्ट्रेशन, तो उसमें आपको बचत नहीं है, आपको नुकसान ही होगा। कृपया रजिस्ट्रेशन की ओर अग्रसर हों। बहुत आसान है रजिस्ट्रेशन लेना, फीस बहुत नॉमिनल है। 100 रुपये का तो कुछ भी नहीं आजकल आता है। 100 रुपये का तो एक बार खाना हो जाता है। उतना ही फीस है साल भर के लिए। तो आप सोच करके चलें, ठीक है। आगे देखते हैं। ये हमारा लास्ट स्लाइड होता है जिसमें हम फिर से अनुरोध करते हैं। मोस्टली हम अपने स्लाइड में अनुरोध ही करते हैं आप लोगों से कि आप लोग सही को देखिए, सत्य को देखिए। अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिए। मेरा इससे कोई फायदा नहीं होता है। मैं इस समय 72 ईयर्स का हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा ज्ञान है, जो मेरे पास है, अगर वह सत्य है, यदि वह सत्य है, मानकों पर बैठता है, जिसकी आप जांच कर सकते हैं कि मेरे एक एक शब्द सत्य हैं कि नहीं है, मानकों पर बैठता है, तो क्यों नहीं उसे सब्सक्राइब करें, क्यों नहीं देखें कि हाँ औरों को भी भेजें, क्यों नहीं भेजें ताकि दूसरों का लाभ हो जाए, कम से कम झूठ से तो बच जाएंगे। कृपया देखें। और एक चीज मैं हर उसमें देता हूं, इसमें मैंने 2 स्लैब दिए, 2 लिंक दिया है। 2 लिंक में जाकर के देखें, यहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है फार्म के लिए। जो एंटरप्रेनर फार्म में जाना चाहते हैं, जिनके पास जमीन है, धन है और करने की इच्छा है, लेबर है उनके पास, गांव में प्रभुत्व लोग हैं, यदि वो करना चाहते हैं तो पहले ट्रेनिंग लें। बिना ट्रेनिंग फार्म के अंदर व्यवसाय चला पाना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि उससे महंगा पड़ेगा। ट्रेनिंग लेना बहुत सस्ता पड़ेगा, लेकिन उससे महंगा पड़ेगा किसी कंसल्टेंट को रेगुलरली अपने साथ जोड़े रखना। उसकी आवश्यकता पड़ेगी जरूर,
लेकिन उतने लंबे समय के लिए नहीं पड़ेगी यदि आप ट्रेनिंग ले लेंगे। थोड़े समय के लिए ही कंसल्टेंट आपको इतनी चीजें बता डालेंगे कि आप आराम से अपना व्यवसाय मजे से फायदे में चला पाएंगे। इसलिए आप ट्रेनिंग के लिए जरूर सोचें। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाभ कमाएं और अपने मित्रों को शेयर भी करें ताकि वो भी लाभ कमाएं। धन्यवाद।